तो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीजी व्यापम के द्वारा सहकारिता विभाग में 398 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सिलेबस में साफ साफ दिए हुए हैं भारतीय इतिहास से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज के सेशन में हम भारतीय इतिहास के कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम भारतीय संविधान, छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं ऑप्शन नंबर ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, वो भी आप याद रखेंगे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। इसके फलस्वरूप जो है एक नई सभ्यता प्रकाश में आई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के सभी शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में थे। इसके साथ ही ये शिलालेख भारतीय इतिहास की प्रथम लिखित सामग्री प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो कौन सा अवधि में शासन किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 ईस्वी से 500 ईस्वी। गुप्त वंश ने जो है ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है अवधि में शासन किया। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त काल को भारतीय संविधान का स्वर्ण काल भी माना जाता है। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है। तो आपको याद रखना है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने राजनीतिक को एकीकरण किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर हमला किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुनों ने भारत पर हमला किया। कुमारगुप्त के शासन के उत्तरार्ध में हुए भीषण हुन आक्रमणकारियों ने जो है स्कंदगुप्त को पराजित कर दिया था। इसका नेतृत्व जो है तोरणमान ने किया था। कालांतर में हुन आक्रमण भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बने थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन सुल्तान जो है एक नए धर्म चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन उसका विरोध जो है उलेमा लोगों ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन। दक्षिण विजय की महान सफलता के बाद अलाउद्दीन जो है नए धर्म चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया था और विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके लिए जो है उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी, लेकिन काजी मुगिसुद्दीन की सलाह पर उसने जो है नए धर्म को स्थापना का विचार त्याग दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो क्या नाम रखा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने जो है बाबर नाम रखा था। बाबर ने पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी, अब पूछता है कि पानीपत युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत युद्ध में विजय के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना की। खानवा की लड़ाई में जो है उसकी पानीपत विजय को स्थापित्व प्रदान किया। इसके साथ ही जो है बाबर का प्रारंभिक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, बाद में वह कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, एक इतिहासकार जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है वह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई
1761 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। और किसके मध्य हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। काशीराज पंडित युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय जो है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स को जाता है। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इसके संस्थापक थे, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं जितने भी महत्वपूर्ण टिप्स बताते जा रहा हूँ उसको आप चाहे तो नोट्स भी नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि इस टाइप के जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन महत्वपूर्ण टिप्स से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको याद रखना है सर विलियम जोन्स। लेकिन कब किया गया था और कहाँ किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। 1784 ईस्वी में किया गया था, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग इसके संस्थापक थे, इसको भी आप याद रखना है। इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषा के प्रमुख ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने जो है अभिज्ञान कुंतलम, भगवद गीता आदि का अनुवाद किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट जो है एक आश्रम बनाया जिसका नाम था साबरमती आश्रम। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भारत में प्रथम आश्रम था। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने 25 मई 1915 को की थी। अब इसको भी आप याद रखेंगे, साबरमती आश्रम जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही जो है ये गांधी जी का प्रथम स्थापित आश्रम था। आश्रम की स्थापना उन्होंने 25 मई 1915 को किया था। पहले इस आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम था, बाद में यह आश्रम कोचरब गांव में अवस्थित किया गया। अहमदाबाद में भयानक प्लेन फैलने के कारण जो है इस आश्रम को साबरमती तट पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम भी कहा जाने लगा, यहाँ से जो है इसका नाम चेंज हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला राजदूत थी, इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला राजदूत थी, इसको आप याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत में सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि राजगोपालचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसको आप याद रखेंगे। देखिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है सी राजगोपालचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्लिटमेंट एटली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है क्लिटमेंट एटली था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, जिसके प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। चुनाव में विजय लेबर पार्टी की हुई, चुनाव में जो है विजय जो है लेबर पार्टी की हुई थी, है ना, जिसके प्रमुख क्लिटमेंट एटली थे। भारत को स्वतंत्रता इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में मिली थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
उसने इक्ताधारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये जो है सही नहीं है। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 86 तक जो ईस्वी तक जो है राज किए थे, इलबारी जाति से संबंधित था, है ना। बलबन जो है इलबारी जाति से संबंधित था, इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी, है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो कौन से शासक ने राजदूत भेजा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम। विजयनगर के बुक्का प्रथम शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर का उत्तराधिकारी जो है उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा था, इसको भी आप याद रखेंगे। उसने जो है मुद्रा को अपने साम्राज्य में शामिल किया, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक कई बार रिपीट हो चुके हैं, अनगिनत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1906। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है ऑप्शन नंबर बी सन 1906 में प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती रहेगी।